नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। अब प्रदेश की सभी 120 तहसीलों पर चंडीगढ़ से रहेगी नजर। टोल फ्री नंबर पर होगी शिकायत दर्ज। अब तहसीलों में राजस्व विभाग से जुड़े कार्यों में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जल्द ही राजस्व विभाग ने स्टेट मुख्यालय पर कॉल सेंटर बनाने का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश की सभी 120 तहसीलों पर सीधे चंडीगढ़ से नजर रहेगी। राजस्व विभाग ने अब स्टेट मुख्यालय पर कॉल सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। इस कॉल सेंटर में कर्मियों की ड्यूटी लगेगी। प्रदेश के हर तहसील में टोल फ्री नंबर डिस्प्ले किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति काम में देरी होने या किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर तुरंत शिकायत करेगा। शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। यदि कोई तहसीलदार शेड्यूल के अनुसार तहसील में नहीं पहुंचा और लोगों को इससे परेशानी हो रही है तो संबंधित तहसील के तहसीलदार या नायब तहसीलदार को इस संदर्भ में जवाब देना होगा। रोहतक में बनेगी विदेशी तकनीक पर हाई सिक्योरिटी जेल। 350 कैदियों की होगी क्षमता। हार्डकोर क्रिमिनल और आतंकी होंगे बंद। रोहतक के सुनारिया में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी। इसकी मंजूरी हो चुकी है और बजट भी लगभग तय हो गया है। अब जेल विभाग इसके लिए टेंडर जारी करने की तैयारी में है ताकि वर्कआउट कर इस पर काम शुरू हो सके। विदेशों की तर्ज पर बनने वाली यह अलग तरह की जेल होगी। इस जेल में हार्डकोर क्रिमिनल व आतंकवादी बंद होंगे। ऐसे कैदियों के लिए रोहतक स्थित सुनारिया जिला जेल की ही 20 एकड़ जमीन में अलग से मॉडर्न हाई सिक्योरिटी जेल स्थापित की जाएगी। इस पर करीब 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नई जेल कंप्यूटरीकृत और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। जेल में जैमर भी लगाए जाएंगे। 350 कैदियों की क्षमता वाली यह आधुनिक सुविधाओं व सिक्योरिटी से लैस जेल होगी। सिसाना गांव के दहिया चबूतरे पर दहिया खाप के प्रधान पद को लेकर रविवार को हुई पंचायत बेनतीजा रही। पंचायत में तय किया जाना था कि दहिया खाप के मौजूदा दोनों प्रधानों का इस्तीफा मंजूर करके किसी नए प्रधान का चुनाव किया जाए, लेकिन प्रधान सुरेंद्र बाणिया ने पंचायत से दूरी बनाए रखी, जबकि प्रधान एवं पूर्व ACP महावीर सिंह दहिया मौजूद रहे और पंचायत का बतौर अध्यक्ष संचालन भी किया। काफी विचार विमर्श के बाद फैसला लिया गया कि सर्वमान्य हल के लिए दोनों प्रधानों की मौजूदगी जरूरी है। इसी के दृष्टिगत फैसला लिया गया कि आगामी 16 फरवरी को दहिया खाप के दोनों प्रधानों का इस्तीफा मंजूर करके उसी दिन खाप के नए प्रधान का चुनाव हर हाल में किया जाएगा। देखना होगा कि प्रस्तावित पंचायत में एक नाम पर सहमति हो पाती है या नहीं। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर हाल ही में 3 पंचायत हो चुकी हैं। इसके बावजूद लोग आशावादी हैं और उन्हें लग रहा है कि इस बार एक प्रधान के नाम पर मोहर लग जाएगी, जिससे लंबे समय से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा। अब नशा तस्करों की प्रॉपर्टी अटैच करेगी हरियाणा सरकार। रोहतक रेंज में आने वाले जिलों में कानून व्यवस्था और अपराध की समीक्षा के लिए रविवार को हरियाणा के DGP प्रशांत कुमार अग्रवाल झज्जर पहुंचे। मीडिया से रूबरू होते हुए DGP ने हरियाणा में बढ़ रहे साइबर क्राइम व नशे को पुलिस के लिए बड़ी चुनौती माना। उन्होंने कहा कि यह साइबर अपराध पुलिस के लिए एक तरह से उभरता हुआ चैलेंज है। इस क्राइम को अंजाम देने में अपराधी कहीं से भी बैठकर फ्रॉड कर देता है। अब की बार पुलिस का मकसद छोटे छोटे नशा करने वालों को पकड़ने का नहीं, बल्कि पुलिस चाहती है कि जो इस मामले में बड़े तस्कर हैं उन्हें पकड़ा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत जल्दी हरियाणा सरकार में बढ़ रहे नशा तस्करों की प्रॉपर्टी अटैच करने का काम भी सरकार करेगी। पुलिस चाहती है कि अपराध को जन्म देने वाले ऐसे तस्करों की आर्थिक रूप से कमर की तोड़ दी जाए, ताकि वह दोबारा से अपराध करने की हिम्मत ही न जुटा पाए। NCR में बढ़ रहे अपराध यानी क्राइम के सवाल का जवाब देते हुए DGP ने कहा कि NCR में आने वाली झज्जर, रोहतक व सोनीपत में बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए हरियाणा में दिल्ली पुलिस समन्वय स्थापित करने का काम कर रही है, ताकि बुनियादी जड़ से ही अपराध को समाप्त किया जा सके। ऐसा करने वाले प्रदेश के पहले MLA विधायक लक्ष्मण यादव ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, समस्याओं का होगा समाधान। कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने नई पहल शुरू की है। हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाने के बाद शिकायतकर्ता को 62 से 72 घंटे में रिस्पॉन्स मिलेगा। नई पहल शुरू करते हुए अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर है 94 681 11 900 यानी 94 681 11 900, जिस पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा है कि अपने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए हेल्प नंबर जारी करने का निर्णय लिया गया है, जिससे दफ्तरों में भीड़ कम होगी तथा लोगों को इधर उधर भटकने से भी छुटकारा मिलेगा। हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाने के बाद शिकायतकर्ता को 62 से 72 घंटे में रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सोमवार से CM सिटी करनाल में महापड़ाव शुरू करेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स। 4 साल बीत जाने के बावजूद प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की घोषणा को लागू करने की बजाय हड़ताली नेताओं को बर्खास्त करने से खफा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सोमवार से CM सिटी करनाल में महापड़ाव शुरू करेंगे। शाहरुख कर्मचारी संघ हरियाणा व संबंधित अनेक विभागीय यूनियनों ने महापड़ाव के समर्थन का ऐलान किया है और मुख्यमंत्री से आंदोलनरत आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स की मांगों को स्वीकार कर हड़ताल को समाप्त करवाने की भी मांग की है। शाहरुख कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा व महासचिव सतीश सेठी ने
प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लागू कर हड़ताल को समाप्त करने की बजाय हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बर्खास्त करने व उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने की निंदा की है। संघ ने हड़ताल को विफल बनाने के लिए ICDS सुपरवाइजर के ऊपर बनाए जा रहे अनावश्यक दबाव बनाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा बौखलाहट में उठाए गए इस कदम से जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केवल वही मांग कर रहे हैं जो 4 साल पहले सरकार घोषित कर चुकी है। इसलिए आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स को हड़ताल जैसा कठोर कदम उठाना पड़ रहा है। मौसम अपडेट। हरियाणा सहित दिल्ली NCR में बढ़ने लगा है तापमान, फिर बन रहे हैं बारिश के आसार। मैदानी इलाकों में ठंड के तीखे तेवरों की जगह गुलाबी ठंड के सुहावने अंदाज ने जगह बना ली है। ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु आने के साथ ही उत्तर भारत के मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा व NCR दिल्ली के मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की जगह अब गुलाबी ठंड को सुबह शाम के समय महसूस किया जा रहा है। कोहरा, धुंध और पाला भी अब मैदानी इलाकों से लगभग गायब हो गया है। वहीं हरियाणा और NCR दिल्ली में अगले 5 से 6 दिन यानी 18 व 19 फरवरी तक मैदानी इलाकों में मौसम साफ, शांत और शुष्क बना रहेगा। उत्तर भारत में 14 फरवरी के बाद लगातार छोटे बड़े वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार सक्रिय और एक के बाद एक श्रृंखला के रूप में आएंगे और पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हिमपात करके आगे निकल जाएंगे। मैदानी राज्यों में बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी, मगर बारिश की उम्मीद 18 फरवरी से पहले मैदानी इलाकों में नहीं है। वहीं 19 से 21 फरवरी के बीच बारिश की संभावना बन रही है। इसी तरह के मौसम में बदलाव फरवरी महीने के अंत तक देखने को मिलेंगे, जिस कारण आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड के तीखे तेवरों की जगह गुलाबी ठंड का एहसास मार्च के महीने की शुरुआत तक रहने की संभावनाएं बन रही हैं। किसानों के लिए खुशखबरी। सुंडी व खराबे से प्रभावित फसल की मुआवजा राशि बैंक खातों में शीघ्र आएगी। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने कहा है कि पिछले साल सुंडी से प्रभावित हुई सरसों, बाजरा व कपास की फसल की मुआवजा राशि शीघ्र यथाशीघ्र किसानों के खाते में आएगी। इसी प्रकार से करीब 545 करोड़ रुपए खराबे के तौर पर किसानों के खाते में बहुत जल्द आएंगे, जिनकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कृषि विभाग किसानों के हक के लिए उनके वकील के तौर पर लड़ाई लड़ रहा है। किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृषि मंत्री दलाल रविवार को भिवानी सेक्टर 13 में अपने निवास पर सिरसा से आए हरियाणा किसान मंच के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत करने के दौरान ये जानकारी दे रहे थे। हरियाणा को 500 बेड के ESIC अस्पताल की सौगात CM खट्टर ने की कई जिलों के लिए घोषणाएं। गुरुग्राम जिले के मानेसर में बनने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के 500 बेड के अस्पताल में श्रमिकों के साथ साथ आम लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी और मानेसर में नर्सिंग कॉलेज भी खोला जाएगा। ये घोषणाएं IMT मानेसर में ESIC के 500 बेड के अस्पताल के शिलान्यास अवसर पर की गई। इस कार्यक्रम में मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि थे, जबकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे और साथ में थे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। आपको बता दें कि अस्पताल लगभग 8 एकड़ भूखंड पर बनेगा, जिसमें लोगों को आपातकालीन OPD, ICU, स्त्री रोग एवं प्रसूति, बाल रोग, हृदय रोग, कैंसर उपचार, ब्लड बैंक आदि उच्च स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। गुरुग्राम जिले के अलावा इस अस्पताल से रेवाड़ी, नूंह और आसपास के जिलों के लोगों को भी लाभ प्राप्त होगा। गुरुग्राम की मानेसर में ESIC का नर्सिंग कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृत करने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार जताया गया। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करने के लिए हरियाणा में प्रत्येक जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल बनने का प्रावधान भी किया गया। वर्तमान में प्रदेश के PGI रोहतक तथा नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में 500 बेड और बाड़सा में 600 बेड से अधिक क्षमता के अस्पताल हैं। 2 साल बाद राजस्थान में सारी पाबंदियां हटी। शादियों में 250 मेहमानों की लिमिट भी खत्म। 1 से 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे। नई गाइडलाइन हुई जारी। तीसरी लहर कम होने के बाद राजस्थान सरकार ने कोरोना को लेकर लगाई सभी पाबंदियों को हटा लिया है। 1 से 5वीं तक के स्कूलों को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी है। बुधवार से बच्चों की ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएंगी। स्कूल में ऑफलाइन क्लास के लिए पेरेंट्स की सहमति जरूरी है। पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जा सकेगा। ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन भी रखना होगा। नई गाइडलाइन बुधवार यानी 16 फरवरी से लागू होगी। 2 साल बाद राजस्थान पूरी तरह से अनलॉक होने जा रहा है। अब नई गाइडलाइन के हिसाब से वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया है। बाहर से आने वालों के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट या फिर 72 घंटे की RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य की है। घरेलू हवाई यात्रा या फिर ट्रेन से यात्रा कर राजस्थान आने वाले सभी यात्रियों के लिए ये अनिवार्य होगा। शादियों से लेकर हर समारोह में अब अनलिमिटेड लोग शामिल हो सकेंगे। 250 लोगों की लिमिट भी हटा दी गई है। क्लब, रेस्टोरेंट, होटल, जिम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स अब 100% क्षमता से चल सकेंगे। कोरोना अपडेट। 24 घंटे में देश में 43,624 नए केस तो वहीं 683 की हो गई मौत। एक्टिव केस 5,28,000 के पार पहुंचे। तीसरी लहर के पीक से 76.5% है कम। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 43,624 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,17,000 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 683 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई। तीसरी लहर का पीक आने के बाद पहली बार 50,000 से कम मामले सामने आए हैं। इससे पहले 3 जनवरी को 37,379 नए मामले सामने आए थे। वहीं 20 जनवरी को पीक पर
3,47,000 केस मिले थे। इसके बाद से मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। देश में एक्टिव केस भी लगातार कम हो रहे हैं। तीसरी लहर के पीक पर देश में 22.49 लाख एक्टिव केस थे, जो अब कम होकर सिर्फ 5,28,000 रह गए हैं। 5G का इंतजार करने वालों के लिए अच्छी खबर। मार्च तक पूरी होगी 5G स्पेक्ट्रम नीलामी। 4G से 10 गुना तेज इंटरनेट का उठा सकेंगे लुप्त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया था कि इस साल 5G स्पेक्ट्रम नीलामी पूरी कर ली जाएगी। इसी के साथ टेलीकॉम रेगुलेटरी के शीर्ष अधिकारी की माने तो मई में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी होने की उम्मीद है। ऐसे में 5G का इंतजार करने वाले लोगों के लिए खुशी की बात है। अगर सब कुछ समय पर हो जाता है तो जल्दी आप 5G का लुत्फ उठा पाएंगे। सरकार के मैंडेट के हिसाब से जो भी कंपनी स्पेक्ट्रम खरीदती है उसको 6 महीने से 1 साल के अंदर सर्विस शुरू करनी होती है। कई टेलीकॉम ऑपरेटर अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। ऐसे में वह स्पेक्ट्रम खरीदने के 3 से 6 महीने के भीतर सर्विस शुरू कर सकते हैं। दुनिया भर की बात करें तो 1336 देश 5G नेटवर्क का यूज कर रहे हैं। स्पीडेस्ट इंटेलिजेंस के अनुसार 2021 के क्वार्टर 3 में साउथ कोरिया विश्व में सबसे तेज 5G सर्विस यूज कर रहा है। इसकी स्पीड 462.48 Mbps स्पीड है। वहीं नॉर्वे की बात करें तो 426.75 Mbps स्पीड के साथ दूसरे नंबर पर आता है। वहीं यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE 409.96 Mbps स्पीड के साथ तीसरे नंबर पर है। IPL 2022 मेगा ऑक्शन। 10 टीमों ने 551 करोड़ में 204 खिलाड़ी खरीदे। ईशान किशन सबसे महंगे तो वहीं सुरेश रैना अनसोल्ड रहे। IPL का मेगा ऑक्शन समाप्त हो गया है। 2 दिनों में 204 खिलाड़ियों की नीलामी हुई। इनमें 137 भारतीय और 67 विदेशी खिलाड़ी रहे। शनिवार को पहले दिन सबसे महंगे बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन बिके, जिन्हें 15.25 करोड़ में मुंबई ने खरीदा। दूसरे दिन सबसे ज्यादा कीमत लियान लिविंगस्टन की मिली। उन्हें पंजाब किंग्स ने 11.50 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। दूसरे दिन के ऑक्शन में वो एकमात्र खिलाड़ी थे जिनकी बोली 10 करोड़ रुपए से ऊपर लगी। इस ऑक्शन में अनकैप्ड प्लेयर्स पर भी जमकर धन वर्षा हुई है। ऑलराउंडर शाहरुख खान और राहुल तेवतिया को 9-9 करोड़ में खरीदा गया है। पीएम और डेरा ब्यास प्रमुख की मुलाकात। पंजाब में मोदी की पहली फिजिकल चुनावी रैली से ठीक एक दिन पहले दिल्ली में मिले बाबा गुरिंदर सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली में पंजाब के ब्यास स्थित राधा स्वामी सत्संग डेरा के मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। मोदी की डेरा ब्यास के प्रमुख से यह मुलाकात उनकी पंजाब चुनाव रैली में पहली फिजिकल रैली से ठीक एक दिन पहले हुई है। इसी मुलाकात के गहरे सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमृतसर में अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के साथ मुलाकात की। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम को अपने ट्विटर अकाउंट से राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की। इस ट्वीट के साथ ही पूरे पंजाब में हलचल मच गई। खास बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार यानी आज जालंधर में अपनी पहली फिजिकल चुनावी रैली करने आ रहे हैं। पंजाब में राधा स्वामी डेरे का मजबूत आधार है। पंजाब के अलावा दूसरे कई राज्यों में डेरे के अनुयायी हैं। डेरा ब्यास के अनुयायी कई सीटों पर चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। बाबा जयमल सिंह ने 1891 में डेरा ब्यास की स्थापना की थी। डेरा जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है और अभी तक सियासत से दूर रहा है। हालांकि डेरे का राजनीतिक विंग काफी मजबूत है। इस बार अलग होगा हरियाणा का बजट सत्र, शुरू होगी नई परंपरा। 2 मार्च से शुरू होने वाला हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र इस बार कई मायनों में अलग हटकर होगा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता नई रवायत के लिए होमवर्क कर चुके हैं। हालांकि सदन के शेड्यूल का अंतिम फैसला कुछ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होगा, लेकिन सूबे की मनोहर सरकार इस बार कई नई परंपरा के बहाने एक तीर से कई निशाने साधने के मूड में दिखाई दे रही है। खुद मुख्यमंत्री लगातार तीसरे साल आम आदमी से लेकर व्यापारी, इंडस्ट्री, विधायकों, मंत्रियों और आला अफसरों सभी से विचार मंथन कर सुझाव ले चुके हैं। वहीं नेता विपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जनता का अब तक सरकार से मोहभंग हो चुका है। लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। हमारे पास बजट सत्र के दौरान उठाने के लिए सैकड़ों मुद्दे हैं। राज्य की भाजपा सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नित नए फार्मूले लेकर आती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक तैयारी में है। सत्र शुरू होने के साथ ही हम जनता के हितों के साथ में लगातार हो रहे कुठाराघात के मुद्दे उठाएंगे।